आज देश की संसद में मेरा, आपका, हम सबका आर्थिक सर्वे पेश किया गया। इसलिए मैं आपका मेजबान रहीम अहमद खान बेबाक मुंसिफ में चर्चा करूंगा हमारे आर्थिक सर्वे की, यानी हमारे एक्सरे रिपोर्ट की। और एक बात मैं पहले ही साफ कर दूं, फाइनेंशियल सर्वे को आसान लैंग्वेज में दरअसल बेबाक मुंसिफ में आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। संसद का बजट सेशन आज से शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कल दोनों हाउसेज में ज्वाइंट स्टेटमेंट देकर की, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक तमाम बातें उन्होंने कही, पूरे देश ने सुनी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को सरकार की नीति बताया। सबसे पहले रिफॉर्म यानी पुराना खराब सिस्टम बदलना, जैसे जीएसटी, आईबीसी, लेबर कोड्स, इन कानूनों में सुधार हमारी सरकारों ने किया। दूसरा परफॉर्म यानी सुधारों को अच्छे से लागू करना, योजनाओं का सही खर्च, डिलीवरी यानी लोगों तक विकास का पैसा पहुंचना। तीसरा ट्रांसफॉर्म यानी देश को पूरी तरह बदलना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर से विकसित भारत तक, ये तमाम चीजें इसमें शामिल होती है। क्या कुछ कहा देश के प्रधानमंत्री ने, वो पहले आप सुनिए। देश का ध्यान बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं। इसके बाद संसद में चर्चा की बारी आई, जहां देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश करते हुए कहा, जो साल गुजरा है यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 ओवरऑल बेहद शानदार रहा। महंगाई काबू में रही, खाने पीने की चीजें हमने सस्ती कर दी, हाई स्पीड सड़कें और रेलवे नेटवर्क बिछाया गया, बेरोजगारी कम हुई, औरतों को ज्यादा काम मिला, बैंक भी मजबूत हुए, लोगों को जो लोन हैं वो अच्छे मिले हैं, कम ब्याज में मिले हैं। तमाम चीजें उन्होंने कही और आने वाले साल के बारे में कहा कि हम दुनिया में आने वाले साल में बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाली है, एआई पर हमारा खास फोकस रहेगा, खेती बाड़ी में हम नई फसलें उगाएंगे, शहर स्मार्ट बनाएंगे और लोगों को महंगाई और गरीबी से और ज्यादा हम राहत दिलाएंगे, निजात दिलाएंगे। अब 1 फरवरी को बजट पेश होगा, तो ऑल ओवर पीएम मोदी ने कहा हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा हम अच्छा कर चुके हैं, आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब इन दोनों की बातों की तस्दीक करने आए देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। उन्होंने कहा बिल्कुल सही, देश तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1.5-2 घंटे की और 16 अलग अलग पीपीटी के जरिए से देश को समझाया कि अच्छे दिन आ चुके हैं। अब जिक्र करता हूं मैं उस बात की जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में कही थी, मेरा, आपका, हम सबका आर्थिक सर्वे यानी हमारा एक्सरे, जिसको प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ एडवाइजर ने हमें बताया कि बहुत अच्छा है, हम सब विकास कर रहे हैं, अच्छे दिन आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप खुद से पूछिए क्या लग रहा है, आप सबको लग क्या रहा है दरअसल कि अच्छे दिन आ चुके हैं या नहीं। अगर तो आपको अच्छे दिन लग रहे हैं तो मुबारक हो, और अगर आपको यह लग रहा है कि अच्छे दिन नहीं आए हैं तो फिर आप देशद्रोही हैं, क्योंकि यह रिवाज देश में आजकल चल रहा है। लेकिन कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं देश में एक रिवाज और चल पड़ा है आंकड़े छुपाने का, आंकड़े छुपा लो, और यही जादूगिरी आज की गई है। आंकड़े कैसे छुपाए जाते हैं? अपोजिशन का मानना है जनसंख्या बहुत ज्यादा है इसलिए जीडीपी बढ़ जाती है, बढ़ रही है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में हम पीछे हैं। कांग्रेस कहती है हमारे जमाने में सड़क चाहे 4 लेन बने या 6 लेन, हम उसको 1 ही किलोमीटर कंसीडर करते थे, मापते थे, लेकिन आजकल 4 लेन की सड़क को 4 किलोमीटर हम काउंट करते हैं। इसीलिए वो जो बात करें ना कि हाई स्पीड कॉरिडोर बना दिए, वो इसके तहत बने हैं। अलग अलग उदाहरण कांग्रेस पार्टी ने दिए। इसलिए आज हम आर्थिक सर्वे पर चर्चा बहुत सरल भाषा में करने वाले हैं, और क्योंकि देश को जानने और समझने का अधिकार है कि उनकी एक्सरे रिपोर्ट में दरअसल आया क्या है। जाएंगे चर्चा की तरफ। मेरे साथ आज की चर्चा में शामिल हो चुके हैं अमरदीप त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रवक्ता है। अमरदीप, स्वागत है आपका। यश श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते नजर आएंगे। यश, स्वागत आपका। सिकंदर खान हमारे साथ जुड़े हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और इस पूरे मामले पर उनकी गहरी और बारीक नजर को हम यहाँ पर व्यूवर्स को आसानी से इस पूरे आर्थिक सर्वे की इस रिपोर्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। सिकंदर खान साहब, बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है आपका। और दिनेश शर्मा जी चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं, देश को जाने माने पत्रकारों में से एक है। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सिकंदर, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि
देश के प्रधानमंत्री ने पहले अपनी स्पीच में कहा रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, इस नीति पर हम चल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर फाइनेंस मिनिस्टर आई, उन्होंने बीते साल को कहा बहुत अच्छा था, आने वाले साल में और अच्छा करने वाले हैं। फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने दोनों की बात की तस्दीक कर दी, पुष्टि कर दी, कहा बिल्कुल सही परफॉर्म कर रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से करते रहेंगे, अच्छे दिन आ चुके हैं। क्या लगता है, अच्छे दिन आ चुके हैं, फिर मान लिया जाए? जी बहुत शुक्रिया। इसमें अच्छे दिन ये बताना तो अभी मुश्किल है, ये तो डिपेंड करता है कि किसके लिए और किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। लेकिन अगर आप फैक्ट की बात करेंगे तो जैसा कि हमने देखा था पिछले साल 1 फरवरी को जब बजट प्रेजेंट हुआ, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब इंडिया ने 50 लाख करोड़ रुपीस का बजट क्रॉस किया है। और अभी अगर आप देखेंगे तो जो मैं ब्रीफिंग सुन रहा था, जिस तरह से ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो 6% अराउंड क्लोज टू 7.2% एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये एक गुड न्यूज है, अच्छी खबर है। एंड एट द सेम टाइम अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखेंगे तो फिजिकल डिफिसिट की बातें की जा रही, कम की जाए, बट आई वाज जस्ट लिटिल कंसर्न कि फिजिकल डिफिसिट जो है वो कम, फिजिकल डिफिसिट बेसिकली वो डिफरेंसेस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी भी स्टेट का जो इनकम होता है और एक्सपेंसेस होता है उसके बीच का जो डिफरेंस है, उसको डिफरेंस उस डिफरेंस को कम करना बहुत जरूरी है। हालांकि बहुत सारे अभी चैलेंजेस हैं, नो डाउट। अगर आप फैक्ट और फिगर देखने की कोशिश करेंगे तो अपना बजट साइज बढ़ा है, ग्रोथ रेट बढ़ा है, एंड ऑफ कोर्स जीडीपी का साइज आप देख रहे हैं जिस तरह से टॉप 5 में इंडिया आ चुका है और आगे भी पॉसिबिलिटी है। बट एट द सेम टाइम देयर आर सम कंसर्न है गवर्नमेंट को लेकर के। जैसे इस इकोनॉमिक सर्वे में एक वर्ड हाईलाइट हो रहा था स्वदेशी को लेकर के, स्वदेशी पॉलिसी को लेकर के। बेशक उसको और ज्यादा एम्फेसाइज करने की जरूरत है और वो नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि आप जिस तरह से जियोपॉलिटिकल इश्यूज देख रहे हैं पूरे ग्लोबली, तो जाहिर सी बात है कि आपको हर कंट्री को सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्वदेशी की बात है तो काफी लंबे वक्त से हो रही है। अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की फिगर देखें तो कहीं ना कहीं अभी भी काफी अच्छा खासा ट्रेड डिफिसिट कह सकते हैं कि जो ट्रेड डिफिसिट है, जो बैलेंस है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंसेस है, अभी भी 94 बिलियन के आसपास जो है यूएसडी फिगर में, ये बेसिकली डिफरेंसेस है जिसको कम करने की जरूरत है। तो ग्रेजुअली रिफॉर्म हो रहा है बट स्टिल कंसर्न है। जैसे आप इनकम इक्वालिटी को लेकर के बात कर रहे हैं, आई मीन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये ऑफन बात की जाती है कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जीडीपी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी बन चुके हैं। बट अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो जो अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे, पर कैपिटा के हिसाब से देखेंगे, तो हमारी रैंकिंग बहुत नीचे है। तो पर कैपिटा इंप्रूव होने की जरूरत है, रेदर देन कि ये जो साइज को हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर ये पर कैपिटा इनकम इंप्रूव होता है, ग्रोथ रेट इंप्रूव होता है, तो डेफिनेटली, और ये जो ट्रेड बैलेंस है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डिफिसिट है, दोनों के बीच का जो गैप है, जिसमें हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं पूरी दुनिया से, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो वो गैप अगर कम हो, फिजिकल डिफिसिट यानी कि हमारा जो इनकम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या फिर किसी भी स्टेट का जो इनकम होता है और एक्सपेंसेस के जो डिफरेंसेस हैं, वो अगर कम होगा तो डेफिनेटली, और ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो इकोनॉमिक मूव है, डेफिनेटली ये पॉजिटिव सिकंदर, आपने भी कहा ना, मतलब जो फिगर से वो दिखने में अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा सा लार्ज स्केल पे ये चीजें गई हैं, लेकिन बार बार अपोजिशन के जो इल्जाम आरोप रहते हैं वो ये कहते हैं कि ये ना मौजूदा जो हमारी सरकार है ये आंकड़ों के जादूगर है। फिर वो आईएमएफ ने हमारी जीडीपी को सी ग्रेड में डाल दिया। कांग्रेस ने आज भी इसका जिक्र किया और कहा कि सी कैटेगरी में क्यों डाला जाता है, क्योंकि हम एमएसएमईज के डेटा आंकड़े को छुपाते हैं और ये चीजें लगातार हो रही है, इसीलिए हमें आईएमएफ ने हमारी जीडीपी को सी ग्रेड में डाल दिया है। लेकिन आज निर्मला सीतारमण कह रही थी कि नहीं, कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे हैं, हम तो बी ग्रेड में हैं ऑलरेडी। कुछ चेंजेस जो कैलकुलेशन में चेंजेस था, जिसमें यहाँ पे नॉमिनल ग्रोथ रेट होता है और अलग डिफरेंट तरीके से कुछ कैलकुलेशन को कुछ चेंजेस आया था, बट मैं उसमें कमेंट नहीं करूंगा, ये इनका अपना दो पॉलिटिकल पार्टीज का इश्यूज है। बट डेफिनेटली अगर आप ओवरऑल जीडीपी का साइज देखेंगे, नहीं आईएमएफ ने क्या सी में रखा है या बी में डाला है, इस बात को समझने की कोशिश करता हूं। नहीं, वो मुझे फैक्ट चेक करना होगा, मैं उस पर अभी कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ। फैक्ट मुझे जब तक कि फैक्ट नहीं हो हमारे पास, उसको मैंने वैलिडेट नहीं किया है। लेकिन हाँ, ग्रोथ रेट जो है एक्सपेक्टेड है कि फर्दर वो ग्रो करेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं
इवन कि डेवलप कंट्री में भी अगर आप ग्रोथ रेट देखने की कोशिश करेंगे तो अगर मोर देन 5 होता है तो दैट इज बीइंग कंसीडर्ड गुड। तो हम कहीं ना कहीं 6 से ऊपर हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इट मे गो फर्दर अराउंड मोर देन 7% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बारीक लेकिन चीजें हैं जो आपके जरिए से व्यूवर्स शायद समझ पाएंगे। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है नागेश्वरन, वो भी कह रहे थे कि महंगाई कम हुई है 1.7%, उसका वो आंकड़ा वो बता रहे थे। और संसद में भी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा महंगाई पिछले साल बहुत हमने कम की है, कंट्रोल की, खाने पीने की चीजें हमने सस्ती की है। लेकिन आम लोगों को दरअसल ये क्यों रियलाइज नहीं होता है? देखिए, ये इन्फ्लेशन का जो मामला है वो बेसिकली इसमें दो तरीके के कैलकुलेशन होते हैं। एक होलसेल इंडेक्स कैलकुलेशन होता है इन्फ्लेशन का, और एक और कॉमन बेसिकली। तो इसमें इश्यूज ये आते हैं कि बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो उस कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं होता है। तो मुमकिन है कि वो कुछ स्पेसिफिक बातें कर रहे होंगे, और पॉसिबिलिटी जो कहले ग्रोसरी जो आइटम हैं उस पे कुछ कम हुए होंगे, सर्टेन ग्रोसरीज के आइटम कुछ कम हुए होंगे। बट एज ए होल अगर आप देखने की कोशिश करें तो इन्फ्लेशन अभी भी ठीक है, मॉडरेट कह सकते हैं। किसी भी डेवलप, देखिए एक चीज तो फैक्ट है ना कि कोई भी डेवलप कंट्री का अगर आप इन्फ्लेशन देखेंगे तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली 5 to 6% इज कंसीडर कि वो बेहतर है। जब आप डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली चीजें जो है मॉडरेटली लेवल पे, नॉट हाइपर लेवल पे। यही अगर इन्फ्लेशन 10% से ऊपर जाता है, 12% से ऊपर जाता है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा ग्रोथ 6% है, बट इन्फ्लेशन जो है 10% से क्रॉस कर रहा है। बट अगर इन्फ्लेशन अगर 4-5%, 6% के आसपास अगर होता है तो वी कैन अज्यूम कि जब डेवलपमेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन भी उसके साथ साथ मूव करता है। ठीक है। अब अमरदीप त्रिपाठी आपके पास आते हैं और आपसे इन सारी चीजों को समझेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने आज जो कहा, जो हमने जो नीति अपनाई है दरअसल परफॉर्म रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म वाली, इस नीति को दरअसल आप हमारे दर्शकों को समझाइएगा। क्या कहना चाह रहे थे पीएम मोदी? दरअसल वो ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेस वे पर हम लग पड़े हैं, क्या मीनिंग था इसका दरअसल? परफॉर्म ट्रांसफॉर्म जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, और हम लोग एक सरल भाषा में जो बार बार कह रहे हैं अच्छे दिन आए, अच्छे दिन की बात करते हैं। तो देखिए, पिछले 10-11 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, अच्छे दिन तो आज इसलिए कह सकते हैं कि जब पिछले 10 साल का अगर आंकड़ा उठाकर देखेंगे, आज जो भारत का एक्सपोर्ट है 67% बढ़ गया है, 825 अरब डॉलर हो गया है। तो ये सीधा सीधा मैसेज जाता है कि आज भारत जो है सही दिशा में चल रहा है। भारत की दिशा और जो है बिल्कुल ठीक चल रही है। किसी पिछले 10 साल में जो है 67% एक्सपोर्ट भारत का बढ़ जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है संदेश देने का कार्य कर रहा है। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात कर लीजिए, जो कांग्रेस के राहुल गांधी और उनके नेताओं बार बार कह रहे हैं 4 लेन की बात कर रहे हैं। अरे आप 4 लेन बात करिए, 2 लेन की बात करिए, 6 लेन की बात करिए। जिस प्रकार से कांग्रेस के पिछले 60-65 साल आ जाएंगे, वो आंकड़े छुपाने का जो आरोप है वो यश से भी मैं समझ लूंगा, लेकिन वापस वही चीज पूछ रहा हूं मैं। रिफॉर्म मतलब क्या? रिफॉर्म मतलब जीएसटी हमने रिफॉर्म की, फिर उसमें सुधार कर दिया, उसका जिक्र कर रहे थे कि जीएसटी गलत हम लेकर आए थे, फिर हमने उसको सुधार दिया, तो ये देखो हम रिफॉर्म करना शुरू कर चुके हैं। नहीं, देखिए हम जीएसटी पर भी आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए। अगर आप जीएसटी की बात करते हैं तो जिस प्रकार से जीएसटी जो है लागू किया, जीएसटी लागू करने के बाद में उसमें भी रिफॉर्म करने का कार्य कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं डे बाय डे जिस प्रकार से जो है आज देश सही दिशा में चल रहा है, डेवलप कर रहा है। एग्रीकल्चर की अगर आप बात कर लेंगे, जीएसटी रिफॉर्म के जरिए जिस प्रकार से, चाहे ग्रोसरी की बात कर लीजिए, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है बात कर लीजिए, चाहे घर में घरेलू जो सामान है उसमें अच्छा, परफॉर्म क्या किया है। तो कहीं हमने परफॉर्म क्या किया? रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसपोर्ट में हमने परफॉर्म क्या किया? वो क्या कहना चाह रहे थे दरअसल? देखिए, परफॉर्म तो यही है। आज जिस प्रकार से अगर आप एक एक इंडस्ट्री की उठा लीजिए, अगर सेना की बात कर लीजिए, डिफेंस की अगर बात करेंगे, डिफेंस आज पिछले 10 साल में जो है कई गुना एक्सपोर्ट बढ़ गया है। जो हम लोग उत्पाद नहीं करते थे, जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते थे, आज बहुत सारे जो है ये सब हमने परफॉर्म कर दिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म पर आते हैं। ट्रांसफॉर्म में हमने क्या क्या चीजें हासिल की है अमरदीप जी? ट्रांसफॉर्म में क्या क्या चीजें हमने हासिल की है? नहीं, देखिए आज ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं ना। चीजें जो पहले छुपाई जाती थी, जो बहुत सारी चीजें जो होती थी जो जनता के बीच तक आती नहीं थी, आज कोई भी अगर योजना जो है
जो है केंद्र के सरकार के द्वारा लागू की जाती है, कितना बजट है, क्या चीजें होती हैं, और अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति को मिल रहा है, तो पूरी तरीके से सारी चीजें पारदर्शिता के साथ इंप्लीमेंट की जा रही हैं। अरे तो मुरली ये मनोहर बहुत जोशी तो बड़ा कह रहे थे कि achievement है महाराष्ट्र देश में 4% लोगों तक पहुंच पा रहा है। हाल ही में कहा उन्होंने, संघ की बड़ी बैठक में कहा था। मुरली मनोहर जोशी माननीय है आपके, गलत तो नहीं कह रहा हूं? देखिए, नहीं देखिए रहीम भाई, निश्चित रूप से, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता जिस प्रकार से आज केंद्र सरकार की योजनाएं हो या भारतीय जनता पार्टी शासित जो है स्टेट की कोई गवर्नमेंट है, वहां पर कितनी जो है पारदर्शिता के साथ चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हर जय व्यक्ति श्रीवास्तव, को अब आपके पास आता है हूं। कि उनको दरअसल उतना मिल फिगर रहा है। अच्छे लग रहे हैं दिखने में, स्केल भी बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं, वो नजर भी आ रहा है, और रियल ग्रोथ जीडीपी की जो हम बात कर रहे हैं उसमें भी एक जंप दरअसल देखा जा रहा है। लेकिन आप लोग बार बार कह रहे हैं आंकड़े छुपा रहे हैं, कहां छुपाए हैं आंकड़े? रहीम भाई, पिछले कुछ समय से, जितनी देर से ये चर्चा चल रही है, 3 शब्दों के ऊपर पूरा डायलॉग फोकस किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा। तो मैं ये पूछता हूं पहले तो कि क्या हमारे देश का इकोनॉमिक सर्वे इसलिए है कि हम 3-3 शब्दों की तुकबंदी बढ़ाने बैठ जाएं? परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, लर्न, अनलर्न, रीलर्न, अब्बा डब्बा जब्बा, जो मन में आए बोलते चले जाइए, कव्वाली बना दीजिए। क्या ये इकोनॉमिक सर्वे का ये उद्देश्य है? अभी कल परसों की ही बात है, एक बड़ी भारी मदर ऑफ ऑल डील्स के बारे में बात हो रही थी। पता चला कि लग्जरी कार सस्ती हो जाएंगी, यूरोप से आने वाले खाद्य पदार्थ और शराब सस्ती हो जाएगी, वाइन सस्ती हो जाएगी। लेकिन भारत से जो कच्चा लोहा, एल्यूमिनियम ये सब एक्सपोर्ट होता है, उसको इस नीति से कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। तो कौन से यशस्वी प्रधानमंत्री की बात हो रही है यहाँ पे, जो अपने देश के अधिकार सुरक्षित नहीं कर सकते? वो क्या मजाक कर रहे हैं? और अभी ट्रांसफॉर्म की बात थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बोली गई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वालों को बताइए, भोपाल में 90 डिग्री एंगल के टर्न के फ्लाईओवर के बाद महाराष्ट्र में 90 डिग्री एंगल पे 4 लेन से 2 लेन होने वाला फ्लाईओवर भी बन गया है। ऐसी बेवकूफी को अगर विकास कहा जाता है तो आप खुश होते रहिए, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि हमारे देश के इन्फ्लेशन के कारण एमएसएमई बंद हो रहा है, हमारी उद्योग नीतियों के कारण एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम लो है, हमारी करेंसी है वो इसलिए नीचे नहीं गिर रही है कि हम कोई शॉक एब्जॉर्बर कर रहे हैं, वो इसलिए नीचे है क्योंकि दुनिया में हमारी साख नीचे जा रही है। हमारी नीतियों के कारण व्यापार हमसे बाहर जा रहा है, एफडीआई बाहर जा रहा है, इसलिए हमारी मुद्रा जो है वो नीचे जा रही है। तो ये सच हमको देखना पड़ेगा, नहीं तो मैंने आपको पिछली चर्चा में भी कहा था कि टाइम पास करने के लिए तो 1 घंटे क्या, आप 10 घंटे सुन लीजिए, 100 बार जो है बोल के दिखा देता हूं। और क्या उससे इस देश को सच दिखाई दे रहा है? तो फिर ये योजनाएं कहां जा रही है यश? आर्थिक सर्वे में आज ही सरकार ने बताया कि छोटे उद्योग, जिसको आप एमएसएमई कहकर जिक्र कर रहे थे, उसके लिए क्रेडिट गारंटी योजना हम चला रहे हैं, करोड़ों रुपए का लोन हम दे रहे हैं बिना किसी ब्याज के। ये मध्य प्रदेश के एक डीएम ने 2 गड्ढे खोदे, गूगल के एआई से उन गड्ढों को बड़ा बनाया, एक प्रोजेक्ट की फोटो जैसा बनाया और राष्ट्रपति से अवार्ड ले लिया। गलती ये हो गई कि उन फोटोज में गूगल का लोगो दिख गया। इस तरीके से हमारे देश का पैसा खाया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान का पैसा कहां गया कोई नहीं जानता। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स बिना एक भी स्मार्ट सिटी कंप्लीट किए बंद हो गए, और इस समय ये देश 250 लाख करोड़ की डेट में है। आप आम आदमी को पीने का साफ पानी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हो, लेकिन अमेरिका के दबाव में गूगल के डेटा सेंटर्स साफ पानी की गारंटी लेके बैठ रहे हैं। तो अगर आप अपने खुद के देश को सेफ नहीं रख सकते, सुरक्षित नहीं रख सकते, तो ये बेकार की बातें करना सिर्फ टाइम पास है, जनता को अपनी असफलताओं से भटकाना है। और क्योंकि ये इनकी राजनीति सिर्फ नफरत पे चल रही है, तो कैसे उसको बटा के रखें, कैसे चलाते रहें, कैसे लोग चुनावी बॉन्ड के लिए पैसे देता रहें, सब उसकी जुगाड़ बिठाई जा रही है, और कुछ नहीं। दिनेश जी, आप बताइए ना, क्या समझे इनसे, ये जो रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, मतलब इसकी कई परिभाषाएं हो रही है आज सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी। आपकी परिभाषा क्या कह रही है? नहीं, मैं तो इस सर्वे को एक दूसरी दृष्टि से देखता हूं। अभी सिकंदर साहब ने बोला, बहुत अच्छा बोला।
उन्होंने इसकी तारीफ की है और वो फैक्ट्स सामने रखे हैं कि जिनके कारण हम ये कह रहे हैं कि ये अच्छा है और इसमें इतना खराब है और अच्छा होना चाहिए था। हम्म। यही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे उन्होंने भी इसी के इर्द गिर्द अपनी बात को रखा और आपके सामने परिभाषा रखी। लेकिन जो श्रीवास्तव जी ने जो समझाने की कोशिश की है, तो मैं एक आपकी आज्ञा से इनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। बिल्कुल कीजिए। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि होना क्या चाहिए। आपने प्रश्न तो उछाल दिया, लेकिन उसके समाधान में होना क्या चाहिए? यश श्रीवास्तव जी बताइए अब। रहीम भाई, होना यह चाहिए कि नीतियां ठोस हों। हम थाली के बैगन की तरह आज यूरोप, कल अमेरिका, परसों रशिया, तरसों इजराइल ये सब ना करें। हमारे देश के लेन देन में जो सबसे बड़ा बाजार था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसी को दुकान पे लगा के बेच दिया गया, उसी को पब्लिक कर दिया गया। और आज हमारी फार्मा कंपनियों का और बहुत सारे स्टॉक मार्केट का जो दखल है वो कुछ इजरायली कंपनियों के भरोसे चल रहा है। चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी है, चेक कर लीजिए। तो इस तरह की हरकतें ना करके हमें ठोस नीतियों पर टिके रहने की जरूरत थी। अब हमें रिसर्जेंस की जरूरत है, हमें पढ़े लिखे नेतृत्व की जरूरत है। हम ऐसे महान लोगों की दया से अंग्रेजों के जमाने से भी ज्यादा अमीरी गरीबी की खाई में पहुंच गए हैं। इस समय इनकम इनइक्वालिटी ब्रिटिश एरा से भी ज्यादा भयानक है। ये पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स हैं, कुछ हमारे देश की रिपोर्ट्स। अब तो हमें वापस में आता चाहिए। हूं। हाँ, अब दिनेश जी वो ठोस नीतियों का दरअसल यहां पर जिक्र कर रहे हैं कि नीतियां ठोस होनी चाहिए। वो मेरे पल्ले नहीं पड़ी ना बात। नीतियां ठोस होनी चाहिए, क्या हो उसके अंदर? ठोस नीति का मतलब क्या हुआ? यही तो मैं भी कह रहा हूं। मतलब आप 10 साल में आप जो कह रहे हैं, आपका आशय सीधा सीधा जा रहा है कि आप अटैक कर रहे हैं कि 10 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ। तो बिल्कुल कह रहा हूं सर। नहीं, इसको आसान करते हैं, इसको आसान करते हैं दिनेश शर्मा जी। यूरोपीय यूनियन को लेकर जो ट्रेड डील चली है उसको लेकर के जिस तरीके से उन्होंने समझाया कि हम जो चीजें इंपोर्ट करेंगे वो ठीक डील पर होगी, जिससे यूरोप को भी फायदा होगा, जाहिर तौर पर हमारे देश को भी कुछ फायदा होगा। लेकिन हम जो चीजें उनको दे रहे हैं वो हम सस्ते में क्यों दे रहे हैं? इस नीति की वो बात कर रहे थे कि जब डील होगी तो बराबरी की होगी। क्या आप अपने को इस 70 साल में इस काबिल बना पाए हैं कि आप अपनी शर्तों पर विश्व समुदाय को नचाएं? क्या आपकी हैसियत कांग्रेस ने बनाई? किसने बनाई हैसियत? क्या आपके पास ऐसे अर्थशास्त्री हैं? आपके देश में मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री भी हुए, बतौले मारे थे और उसी से प्रधानमंत्री भी हुए। नहीं, मेरी बात दिनेश शर्मा जी, 2007 में इस डील की चर्चा शुरू हुई थी, 2013 में इसलिए रुकी थी क्योंकि वो डील में एग्रीमेंट बराबरी के नहीं हो रहे थे। सौदेबाजी जो थी वो बराबरी की नहीं थी, डील उस वजह से रुक गई थी। अब अगर ये डील हुई है, मदर ऑफ डील अगर हम इसे कह रहे हैं, तो फिर नीतियां नजर आनी चाहिए ना सरकार की। हम अभी इतने शक्तिशाली नहीं है जितने हम समझ बैठे हैं। तो फिर खुद को विश्व गुरु कीजिए। अरे भाई, ग्लोबल लीडर। मैंने ज्ञान आपका देख लिया। नॉन बायोलॉजिकल जो ज्ञान दे रहे हैं, ये बकैती बंद कीजिए कि 14 के बाद देश में कुछ हुआ है। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, साथ बैठे हैं ना, वो किसी ने चाय बेचते हुए नहीं बनाई है। आप एक ऐसी बात बोल रहे हैं जो बहुत थर्ड ग्रेड की है। और एक दूसरे में ये कहूंगा, सरकार है साहब, इस सरकार है कि नहीं ये तय किया है सरकार, जनता ने। ये डेमोक्रेसी ने तय किया, मैंने तय नहीं किया और आप तय नहीं कर पाएंगे। मैं केवल इतना जानना चाह रहा हूँ, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ कि आज आप थर्ड इकोनॉमी बनने की विश्व की बात कर रहे हैं और आप बन भी सकते हैं और बनेंगे भी, लेकिन इसका वातावरण इससे पहले सरकारों ने कितना विकसित किया हम ये भी तो जानना चाहेंगे ना। आप तो सोना गिरवी रखने की स्थिति में थे भाई साहब। आप थे कहां? आपकी गिनती कहां रही है ये तो बताइए ना। देखिए, ये कटाक्ष अगर चलते रहे ना तो चर्चा सार्थक नहीं हो पाएगी। सिकंदर, मैं आपके पास आ रहा हूं फिर से समझने और जानने के लिए। आज तक सर्वे की रिपोर्ट में हमने ये सुना कि इंडियन फैमिली, भारतीय परिवार और जो कंपनीज है यहाँ पर, जो बैंक से, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से कहीं ज्यादा सेहतमंद है, मजबूत है। कॉर्पोरेट सेक्टर, उनकी बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट, तमाम चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। आसान लफ्जों में कहें, मेरे पर्स में, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे बच रहे हैं या नहीं, तो सरकार ने कहा बच रहे हैं साहब। अब आम लोगों के पास जाए तो वो कह रहे नहीं बच रहे हैं, मंथ एंड आता है हम कंगाल हो जाते हैं। ये क्या आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट में क्या कहना चाह रहे थे हमसे?
देखिए, इससे इसे इस चीज को आसानी से समझने के लिए आपको पर कैपिटा इनकम से समझना होगा। वो फिगर काफी क्लियर एंड क्रिस्टल होता है। पर कैपिटा इनकम जो अभी अपनी कंट्री का है, अगर वो आप डॉलर में देखेंगे तो लेस देन 3000 पर एनम है, जो कि अगर आप रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो क्लोज टू 22,000 रुपये पर मंथ है। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि जब 22,000 रुपये पर कैपिटा इनकम हर इंडिविजुअल का है इंडिया में पर मंथ, तो उससे उससे कितनी सेविंग हो सकती है और कितने लोग, ये एवरेज है। अब इस एवरेज में बहुत सारे लोग बिलो एवरेज में भी हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि अच्छी खासी आबादी जो है बीपीएल के नीचे है, तो जाहिर सी बात है जो बीपीएल के नीचे है उनकी इनकम 22,000 रुपये भी पर मंथ नहीं होगी। तो अब इस अमाउंट को अगर 22,000 को अगर आप ये मानते हैं कि ये बहुत ही सफिशियंट है अपने लाइफ स्टाइल के लिए, अपने प्राइवेट एजुकेशन की पढ़ाई के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए, और जो रोजमर्रा के जो खर्चे हैं फैमिली को रन करने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल, एक बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए अगर आप ये मानते हैं कि 22,000 रुपये सफिशियंट है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, हम जो है बिल्कुल क्लोज टू डेवलप कंट्री पहुंच चुके हैं। ऑफ कोर्स वी आर डेवलपिंग कंट्री बट वेरी क्लोज टू दैट कह सकते हैं। तो ये मैं खुद असेसमेंट करने की जरूरत है, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब रही बात स्वदेशी पॉलिसी की जो बात हुई है, और अभी एक स्पीकर ने हाईलाइट भी किया कि हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़ा है, नो डाउट। अगर आप पिछले 10 साल का फिगर उठा करके देखेंगे तो इंडिया का एक्सपोर्ट क्लोज टू 70% बढ़ा है, 70% के आसपास बढ़ा है। बहुत सही फिगर दिया हमारे कलीग्स ने। पर अगर आप इंपोर्ट की फिगर आप देखेंगे, हमने 90% इंपोर्ट बढ़ा है हमारा 10 साल में। यानी कि एक्सपोर्ट हमने अपने देश से दूसरे देश में जो सामान बेचा है या भेजा है, उसमें 70 से 75% की बढ़त हुई है। लेकिन अगर आप इंपोर्ट देखेंगे कि दूसरे दूसरे देशों से जो हमने टोटल जो सामान खरीदे हैं, चाहे वो पेट्रोलियम हो, डीजल हो, या फिर आप अलग अलग केमिकल्स हो, या डिफरेंट जो भी हम इंपोर्ट करते हैं बेसिकली जो हाई वैल्यूज अमाउंट के, तो टोटल 90% के आसपास जो है इंपोर्ट बढ़ा है। तो अगर आप दोनों को फिर आप डिफिसिट देखने की कोशिश करेंगे, तो ओवरऑल जो डिफिसिट बढ़ा है वो मोर देन 100% डिफिसिट बढ़ा है, यानी कि दुगना। पिछले 10 साल जो पहले जो अमाउंट था, जो गैप था इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच का, वो अमाउंट ठीक है, बिल्कुल सही आ गया। तो ऐसे में जो हम बात कर रहे हैं स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, धक्का लगा उस चीज को? मैं तो एज ए पॉलिसी मेकर, मतलब एज ए स्टूडेंट, मैं आपको पॉलिटिक्स और सियासी चर्चा में धकेल नहीं रहा हूं, लेकिन दर्शकों को समझाना जरूरी है। जो हम बात कर रहे हैं ना, एक्चुअल में वो हो रहा है या नहीं, इंप्लीमेंट हो रहा है नहीं। अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो फिर इंपोर्ट कम होना चाहिए था। इस कॉन्टेक्स्ट में शायद उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि अभी जो रिसेंट जो टैरिफ लगा, यूएस ने जो लगाया है कई कंट्री पे, इंक्लूडिंग हमारे कंट्री पे भी, शायद एक वो भी वजह हो सकता है। क्योंकि जब भी टैरिफ बढ़ेगा तो जाहिर सी बात हमारे सामान वहां पे महंगे होंगे, दूसरे कंट्री के लोग वही सामान को कम दाम में यूएस में बेच पाएंगे और हमारा सामान वहां पे महंगा बिकेगा, जिसकी वजह से हम अपनी सामान को वहां नहीं बेच पाएंगे। तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट में जो लेवल का ग्रोथ होनी चाहिए, जो एक्सेलरेशन होना चाहिए, वो घटेगा। लेकिन अभी जो रिसेंट डील एक हो रहा है वो काफी अच्छा, जो खासतौर से जो यूरोपियन कंट्री के साथ जो एक अभी डील हो रहा है, इनफैक्ट आई विश कि वो डील अगर कंप्लीट हो तो बहुत सारे ऐसे इवन के लग्जरी आइटम भी जो है हम आसानी से एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कम टैरिफ पे, बहुत ही मिनिमम टैरिफ पे कर पाएंगे। तो लेकिन वो गैप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का इस डील में भी नजर आता है, जिसका आप पहले जिक्र कर रहे थे। लेकिन एक चीज कही चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन ने कि रिस्क बढ़ गया थोड़ा सा। जो इन्वेस्टर्स बाहर से आ रहे हैं, जो चीजें इन्वेस्ट यहां पर करेंगे, उनको जांचना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक बड़ा रिस्क अभी भी नजर आ रहा है उनको। और ये रिस्क मैं कहूंगा कि सिर्फ इंडिया में नहीं, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल इश्यूज पूरे वर्ल्ड में जो एक तरह से आप कह सकते हैं एक डिसबैलेंस बना हुआ है, थोड़ी अनसर्टिनिटी क्रिएट हुई है, जो है कह ले आप इवन डेवलप्ड कंट्री में। नॉर्मली ये हम अज्यूम करते थे कि जो यूरोपियन कंट्री है, जो यूएस है, यूके है, जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड भी कहते हैं, नॉर्मली फर्स्ट वर्ल्ड में इतनी ज्यादा उथल पुथल नहीं हुआ करती थी। ये सारे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन मोस्टली जो है थर्ड वर्ल्ड में, यानी कि एशियन सब कॉन्टिनेंट में आपस में ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था, लेकिन और मिडिल ईस्ट में कह सकते हैं आप। लेकिन ये अब एक्सटेंड होकर के एशियन कॉन्टिनेंट और मिडिल ईस्ट से आगे बढ़ करके जो अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कहा करते थे, वहां भी आप देख सकते हैं किस तरह से यूरोपियन कंट्री और इसके खुद यूएस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। तो ओवरऑल पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल इश्यूज
क्रिएट हुए हैं, तो उसकी वजह से जहां जहां उसके जियोपॉलिटिकल लिए एक इश्यूज होंगे बेहतर नीति की जरूरत भी पड़ेगी। अमरदीप, अब वापस आपके पास, वो जो इन्फ्लेशन का जो मैंने सिकंदर से समझा था, शायद दर्शकों को समझ उस तरीके से नहीं आया होगा, मैं आपके जरिए से समझाना चाहूंगा। 1.7% महंगाई कम हुई है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। देश में कौन सा सामान सस्ता हुआ? सिंपल सा पूछ लेता हूं आपसे। अगर 1.7 इन्फ्लेशन कम हुआ है, मुद्रास्फीति दर जिसको हिंदी में कहते हैं, कौन सा सामान सस्ता हुआ पिछले 2-3 साल? रहीम भाई, बहुत रिसेंटली अभी जब जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, घर की टीवी हो गई, गाड़ी हो गई, 4 व्हीलर गाड़ी आप 10-12 लाख की जो 10 लाख की 11 लाख की मिलती थी, उसमें कम से कम 1 लाख के आसपास वहीं पर छूट मिल गया। टीवी जो था, फ्रिज था, ग्रोसरी की जो सामान थे, महिलाओं की उसके घरेलू जो उत्पाद सामान जो खरीदती थी किचन में, वो सारी चीजें जो है सस्ती हुई हैं। दवाइयों में हद तक छूट मिली है। एग्रीकल्चर के जो किसान जीएसटी का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं अपना एक पर्सनल किस्सा दर्शकों को यहाँ बता दूंगा। एक सेकंड, आपने अच्छी बात कही है, मैं आपकी बात का मतलब मैं सहमत हूं इस बात से, लेकिन ये बताना मैं चाह रहा हूं दर्शकों को, दरअसल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आया था इस साल मेरा, पिछले साल वो 58,000 के आसपास था, तो जीएसटी उस पर 9,000 मतलब 49,000 समथिंग का कुछ वो प्रीमियम था। मुझे लगा इस बार जीएसटी में जब हेल्थ सेक्टर में 0% जीएसटी है तो वो 8-9,000 की छूट मुझे मिल जाएगी, लेकिन इस बार वो 62,000 का है, यानी पहले से भी बढ़कर आया। वो क्यों आया, कैसे आया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूं। और जीएसटी स्लैब से छूट मिल गई है यश श्रीवास्तव, इस वजह से महंगाई कम हुई है। मैं रहीम भाई आपको क्लियर कर देता हूं। जो आप ये इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं प्रीमियम की, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए एक्चुअली क्या है, उसमें हो सकता है आपने कुछ नई चीजें ऐड करवाई होंगी। नहीं, कोई नई चीज नहीं, और उम्र का मेरा क्राइटेरिया भी बिल्कुल सही है। उन्होंने मुझे तर्क ये दिया कि आप एलआईसी और आयुष्मान वाले नहीं है, क्या वो पूरा मसला ये श्रीवास्तव जीएसटी का जो बड़ा रिफॉर्म हुआ था उसकी वजह से महंगाई कम हुई है, ये आपको भी मानना पड़ेगा। रहीम भाई एक मिनट हमें थोड़ा समय दीजिए। देखिए, क्योंकि ये जो पॉलिसी की बात कर रहे हैं, एक बार आप कंसल्ट करिएगा, क्योंकि जो पॉलिसी, मान लीजिए कोई 10,000 की पॉलिसी थी, तो इस साल जो है वो पॉलिसी में जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है। एक बार आप जरूर डिस्कस करिएगा। और दूसरी बात, अभी जो श्रीवास्तव जी है, मेरे ख्याल से कांग्रेस के नेता है। आप लोग कांग्रेस के नेता है रहीम भाई? कांग्रेस के प्रवक्ता है। हाँ, कांग्रेस का। आप इनको पता नहीं कहां से इंपोर्ट लेके आए हैं। ये राहुल गांधी की भाषा बोल रहे बिना सर पैर के। ये श्रीवास्तव, अब आपको जवाब देना पड़ेगा इस पर, जीएसटी के बाद इन्फ्लेशन कम हुआ, पता नहीं क्या क्या बातें इस्तेमाल कर रहे थे हमारे जो है वरिष्ठ। ठीक है, सुन लेते हैं अमरदीप, सुन लेते हैं जल्दी, कम समय है। इस तरीके से बातें कर रहे थे, सुन लेते हैं अमरदीप, सुन लेते हैं ना प्लीज। ये श्रीवास्तव जल्दी बोलिएगा। आए हैं, देखिए ग्राउंड लेवल पर रहीम भाई इनको बताइए थोड़ा, जो है ग्राउंड लेवल पे ग्रामीण क्षेत्र में जब जाएंगे तब इनको पता चलेगा। जो शौचालय जो मौलम नहीं था इस देश में, गरीबों के पास में पक्के मकान नहीं थे, जो आज गरीब बहुत बड़ा तबका कांग्रेस ने छोड़ा था इस देश में, उन लोगों को आज राशन देकर जो है पक्का मकान देकर, शौचालय देकर, उनके जीवन स्तर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाने का कार्य किया है। श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए इस पर। रहीम भाई, ऐसा है, पहले जीएसटी स्लैब से शुरू करते हैं जी। जीएसटी का ऐसा है कि मैंने आपसे कहा कि कल से आपके सांस लेने पे टैक्स लगेगा, और परसों मैंने कहा कि नहीं अब टैक्स नहीं लगेगा या टैक्स कम लगेगा। तो आप मेरा एहसान मानेंगे या ये याद रखेंगे कि मैंने एक नया टैक्स आप पर लगा दिया है? यही बात इस देश को समझने की जरूरत है। मैं याद रखूंगा, 11 साल सताया गया, अनाज पर, हाँ, उसके बाद राहत दी गई। दूध पर, अनाज पर, छोटे मोटे स्टॉल्स पर, समोसे पर, इन पर टैक्स नहीं होता था, क्योंकि ये हमारे देश का वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है प्रमुख रूप से, जो इस देश की रीढ़ है और जिस पर कभी किसी ने भी एब्सोल्यूट कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज वो सरकार, जिसके राज में 3 इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन, पता नहीं कितने इंजन, डब्बा है ही नहीं, जनता कैसे बैठ रही पता नहीं, उसके राज में दिल्ली में एक पूरा इलाका घुटनों तक सीवेज के पानी से भरा हुआ है, और इंदौर जो सबसे स्वच्छ शहर है, वहां लोग पीने के पानी से मर रहे हैं। इसके अलावा भी और कई शहरों में व्यवस्था पर बात हो रही है, उस पर बात आई है। अगर ये आरोप मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, कुछ नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है कि आपका घिसापन आप बोले थे, इसलिए मैंने कहा ना, आप बोले थे, आप बोल चुके हैं इससे पहले कई बार। तो मैं और एक बार बोल दूंगा, आपको क्या तकलीफ है?
विषय आपको ये क्या है, तकलीफ है? विषय आपको विषय नहीं, ये आपको है टाइम श्रीवास्तव पास जी, करना है। आप जैसे लोगों ने व्हाट्सएप और फेसबुक पढ़ पढ़ के जहर मचा रखा है। कहीं कोई अपने मन का बोल दे तो आप दूसरे के मन की बात थोपने पहुंच और जाएंगे, आप प्रोपेगेंडा अमृत मचाने बांट पहुंच रहे टाइम हैं, जाएंगे। पास तो आप करने 70 बैठकर राहुल साल अमृत का अमृत आप बांट लोग रहे ऐसे हैं, रोना मचाते हैं आप यहाँ जैसे बैठकर 70 अमृत साल बांट पहले रहे आप हैं, ही लाठी लेके अंग्रेजों से आप लड़ रहे ज्ञान थे। बोल रहे हैं। आप जबकि सच ये आज है कि आप अर्थव्यवस्था लोगों का ने दौर कुछ ये नहीं है किया। रहीम भाई, आप सिर्फ कि गोला बना आज के गेम खेल रहे थे अपना बैठ के। आज आज आपने ये जो अंग्रेजों को बोल रहे देखा ही नहीं है हैं, सामने से, आपने सिर्फ उस गुप्तचरी में देखा है। आपने देखा है और भाई। आप भाई हमें ज्ञान देखिए, हम देते हैं। आपके ज्ञान को, जीएसटी के आपको रिफॉर्म्स आपके आप ज्ञान लोग को एहसान चुनौती नहीं दे जताते रहे हैं। हैं। आप लोगों की कांग्रेस का हरकतें ज्ञान, उन शॉपिंग वेबसाइट्स की तरह आप हैं जो कांग्रेस पहले का, कीमत बढ़ाती कांग्रेस हैं के और फिर लोगों सेल का के नाम ज्ञान पे यहाँ वापस पर असली है। कीमत पे बेच देती हैं। आप और मैंने एकदम आपके वेस्ट समय के है। कुछ अमरदीप नहीं खारिज बोला, कर दिया, लेकिन आपकी वो अजीब जीएसटी समझ वाली आ राहत रही को है कि आप खारिज लोग कर कितने दिया। बड़े दरअसल झूठे हैं हाँ, और मेरे सच से कितने परेशान हम हैं। खुद ही ला देंगे, खुद ही हटाएंगे, वो राहत नहीं कहलाएगी। वो दरअसल अपनी गलतियों का सुधार, उसमें रिफॉर्म, दरअसल वहां मैं उसको, मैं भी उसको रहीम भाई, वही ये मान रहा गलती भी हूँ। नहीं है। हाँ, नहीं, ये गलती नहीं है रहीम भाई, ये गलती नहीं है। ये जानबूझ के जनता के साथ धोखा है, मैनिपुलेशन है। अमरदीप, अब पहले आपसे आपने दरअसल मैं वही जबरदस्ती सवाल महंगाई का बढ़ाई जवाब चाह रहा और हूँ। फिर तमाम एहसान चीजें हुई है। जताए। हमारी जीडीपी भी अगले साल ग्रोथ रेट उसकी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, महंगाई भी कम, और रोजगार भी दिए हैं सरकार ने, ये भी आंकड़े दिए, कहा नहीं दिए, भाई, मुझे देखिए। नजर नहीं आते हैं। सारी चीजें हुई है, पैसा बचा है लोगों की जेब में। अमरदीप जी, आप पर्सनल अपने बारे में भी बता सकते हैं, क्या आप ज्यादा कमाने लगे हैं कुछ सालों से? नहीं आएगा नहीं, इनकम देखिए- टैक्स, आप तो बीजेपी से देखिए हैं वैसे भी। रहीम भाई, देखिए रहीम भाई, निश्चित रूप से लोगों की अर्निंग बढ़ी है। चाहे आप व्यक्तिगत रूप से हमारी कह लीजिए या देश की जनता की कह लीजिए, चाहे वो रेवड़ी पट्टी लगाने वाले दुकानदार हो, चाहे बड़े दुकानदार हो, चाहे नौकरी पेशा के लोग हैं, सब लोगों की आय बढ़ी है। और आय को अगर जज करना है तो आप देखिए, कोविड के पहले मूड ऑफ द नेशन सर्वे आया आज ही, अमरदीप जी, सुन लीजिए। मूड ऑफ द अरे नेशन रहीम सर्वे भाई, आया, देखिए 37% लोग कह रहे हैं रहीम महंगाई भाई, सबसे रहीम बड़ा भाई, देखिए, मुद्दा है। रहीम भाई देखिए, ये ग्राउंड लेवल की रियलिटी चेक करना है। ये कांग्रेस के राहुल गांधी और उनके इम्पोर्टेड प्रवक्ता नहीं बता पाएंगे। जिनका नेता आप सुन चौथी लीजिए, फेल हो, वो राहुल आप गांधी जब का नाम पहले डालें, जो है, समझे? पहले जिनका लोग नेता स्लीपर सबसे ट्रेन बड़ा में चलते झूठा थे, हो, स्लीपर वो के राहुल डब्बे में गांधी का चला नाम करते डालें। थे। जिनने आज जिंदगी जब भर कोई गोला बना के, घोड़ा यात्री बना जो के है खेलने रेलवे के में अलावा कुछ जाता है नहीं तो किया, एसी में वो जाता हमारे है। नेताओं का आज नाम लेके एयरपोर्ट टाइम पे पास जिस ना प्रकार करें, से समझे? स्लीपर पहले चप्पल अपने पहनने नेताओं की वाला भी असली व्यक्ति डिग्री एयरपोर्ट लाइए, पे ट्रेवल फिर कर, बात कीजिए फ्लाइट आप। पे ट्रेवल कर रहा है। जिस प्रकार से फ्लाइट में जाने वालों की संख्या बढ़ी है, आप नहीं, ग्राउंड लेवल अगर पे आपको जाके ये रियलिटी टाइम चेक पास करिए। करना है और यही करना है अरे तो भाई, पहले टाइम बता पास दो। तो अमरदीप आप जी, कर रहे हैं, अमरदीप जी, राहुल प्लीज, गांधी। ये पर्सनल नहीं, क्लेश में कुछ भी नहीं रखा है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। आप उनके नेता को गाली देंगे या आपके नेता को गाली देंगे, उससे किसी का कोई भला होगा नहीं। मैं चाहता हूँ लोगों को थोड़ी सी बातें समझ में आए। टाइम पास राहुल गांधी अब अमरदीप जी प्लीज, राहुल गांधी, अरे नरेंद्र सबसे मोदी, बड़ा पर्सनल टाइम कटाक्ष पास छोड़िए तुम्हारा ना, वाला है, छोड़िए ना। चाहे जिसके सामने खड़ा अब हो आप कह जाता रहे हैं कि है। लोगों के जेब में पैसा बचना शुरू हुआ है, जमीनी हकीकत कुछ और कह रही है, क्योंकि हम जमीन से आने वाले लोग हैं। पैसा अगर कहीं बढ़ा है तो बीजेपी के अकाउंट में 10,000 करोड़। गलत तो नहीं कह रहा हूं? देखिए रहीम भाई, बीजेपी के अकाउंट में बढ़ा है, बीजेपी के नेताओं का बढ़ा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब देश की जनता के अकाउंट में, जनमानस के अकाउंट में, किसान के अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में, युवाओं के अकाउंट में, व्यापारियों के अकाउंट में अगर पैसा बढ़ सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में और उनके नेताओं के अकाउंट में बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। रहीम भाई के अकाउंट में किसानों का आप जिक्र कर रहे थे अमरदीप, बेवकूफी हम झेल सकते हैं। किसान कितना कमाता है एक दिन में? क्या ये नेशनल टीवी की चर्चा हो रही है कि ये मोहल्ले अरे की रहीम पटियाबाजी भाई हो को रही थोड़ा है? तमीज ये सिखाइए पहले, बेवकूफी झेले हम। राहुल गांधी की तरह कितनी बदतमीजी से बेशर्मी बात से मत एक करो आदमी पहले। बता यश रहा है श्रीवास्तव जी कि प्लीज, अब पार्टी बीच में कितनी नहीं, अब शान मैं से आपको पैसा साफ तौर पर कह रहा हूं, अब बीच में नहीं। आपकी बारी में मैं आऊंगा आपके पास, आपसे तसल्ली से मैं जवाब लूंगा। ये चर्चा साथ तक नहीं हो पाएगी अगर आप बीच में बार बार इंटरप्ट करेंगे। आवाज रुकी जाए, श्रीवास्तव जी की। दिनेश जी थोड़ा सा आप भी रुकिएगा। दिनेश जी आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। अमरदीप, आप किसानों का जिक्र कर रहे थे। आज भी फाइनेंशियल इकोनॉमिक ईयर में जब ये रिपोर्ट आई सर्वे की, किसानों की बात हुई। 27 रुपए कमाता है किसान, 4 किसान प्रतिदिन मरता है सिर्फ महाराष्ट्र में। देश का अभी निकाला नहीं है मैंने। मतलब किस तरह की तरक्की नजर नहीं आ रही ना अमरदीप, इसीलिए पूछ रहा हूं बार बार। आप कह रहे हैं कि पैसे लोगों के जेब में बच रहे हैं, अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है। रिपोर्ट तो यही कह रही है। फिर आईएमएफ हमारी जीडीपी को सी ग्रेड में डाल देता है। क्या इंडिया जो है हमें एमएसएमई के सही डेटा नहीं देता है, सही आंकड़े नहीं देता है, हम भरोसा ही नहीं करते आपकी जीडीपी पर। फिर हम कहते हैं दुनिया के सबसे तेज रफ्तार जीडीपी वाले देश हम बन चुके हैं। रहीम कहाँ भाई मानना देखिए, है? रहीम भाई आप जीडीपी छोड़ दीजिए, जीडीपी को मत मानिए। कोई भी
नेशनल डेटा को मत मांगनिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को तो आप नकार नहीं सकते हैं। ग्राउंड रियलिटी को हमको, आपको और कांग्रेस के इंपोर्टेड प्रवक्ता को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो ग्राउंड लेवल पर उतर के आएंगे, देखेंगे, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है। बात तो करो मत, मैं इम्पोर्टेड इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है। समझे? अरे भाई सुनो, डुप्लीकेट कांग्रेस के इंपोर्टेड प्रवक्ता, पहले सुनो, अब फिर पर्सनल हो जाते हैं। दिनेश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। तुम बोलना बंद दिनेश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे समझना चाह रहा हूं। ये जो कह रहे हैं ना बार बार कि नहीं, जमीन पर हकीकत बदली है, लेकिन फिर क्यों हमें वो चीजें नजर आती है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, वो खाई, वो अंतर, वो फर्क पूरा बिल्कुल बेहतर तरीके से बन रहा है। ये कंसेप्ट बदल चुका है भाई। आज की तारीख में सड़कों पर साइकिल नजर नहीं आ रही है, आज की तारीख में रिक्शा भी नजर नहीं आ रहा है, और स्कूटर भी सीमित हो गए हैं। अब तो लोग गाड़ियों पर चलते हैं। नोएडा से लेके आप गुड़गांव से देखे, जहां तहां देखे, कितने लंबे लंबे जाम कभी सुने थे आपने? तो हम कैसे मान लेंगे कि लोगों के पास पैसा नहीं, लोगों की समृद्धि नहीं बढ़ी? किस्तों पे खरीद रहे हैं दिनेश शर्मा जी, चाहे जिस तरह से खरीद रहे हैं, चाहे जिस तरह से खरीद रहे हैं। जीवन शैली पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है भाई। अब वो जीवन शैली नहीं रही जिसको अभी कह रहे हैं। एक बात और, इतना पैसा, इतना सोना खरीदा जा रहा है, डंप किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो पूरी की पूरी आपकी इकोनॉमी का जो पैसा है, वो तो आपने जमीन में गाड़ दिया, पहले नोटों की तरह से। ये कहीं से भी आप लोग एक व्हाट्सएप अंकल बिठा देंगे, हम कुछ भी झेलते रहेंगे। क्या बकवास? आ जाऊंगा ना यश आपके पास में, क्या दिक्कत क्या? नहीं, मुझे मेरे समय की कोई दरकार नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देश टीवी पे भी वही देखे, कोई भी XYZ क्या बकवास है ये? आवाज रोकी जाए यश श्रीवास्तव जी। यश जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा, आप पोल खोलिए ना, आप उनके दावों को झूठा साबित कीजिए। आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो शायद बात नहीं हो पाएगी। दिनेश शर्मा जी, लोग सोना खरीद रहे हैं, हम कहीं नहीं जा लोग 1,66,000 रुपए प्रति तोला सोना खरीद रहे हैं देश में। बताइए आगे। मैं ये देख, कीमत की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि अगर 1,60,000 रुपए पर भी सोना खरीद रहे हैं तो अरे भाई, पैसा तो है ना लोगों के पास। आज कौन सी गरीबी ढूंढ रहे हैं आप? इस 10 साल के अंदर अगर इस सरकार ने आपकी आर्थिक सेहत सुधारने की कोशिश की है, तो हम उसको केवल एक बयान से ये नहीं कह सकते कि देश के अंदर ये सब खत्म हो गया। और इस देश में एक देश ऐसा है जो लंबे समय से, आजादी के समय से प्रतिबंधों को ही झेलता रहा है, और प्रतिबंधों को झेलने के बावजूद इस देश ने तरक्की की है। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात सभी की कर रहा हूं। लेकिन इसका मुकाबला अगर किया था तो सबसे ज्यादा मुकाबला किया अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो संसद का सामना किया। अच्छा, आप कह रहे हैं लोग चीजें खरीद रहे हैं, लोग खुश हैं, महंगाई नहीं है। मूड ऑफ द नेशन की सर्वे रिपोर्ट आज है, 37% लोग मान रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा, हम लोग परेशान हैं। 37% लोग, कम तो फिगर नहीं है ना? नहीं, आप जो कह रहे हैं, मैं इस बात को इस रूप में कहूंगा कि हम इसको इस दृष्टि से देखें पहले कि क्या हमारा आर्थिक स्तर सुधरा है कि नहीं। हम इस दृष्टि से भी देखें कि क्या हम इस काबिल हो, तो दर्शक देख रहे हैं, वो खुद की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन खुद कर लें कि पहले कितने पैसे जेब में बचते थे, अब कितने मतलब पैसे बच रहे हैं। दिनेश शर्मा जी का यही जवाब है। अब हरदीप त्रिपाठी, अब एक ऐसे लफ्ज को लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं जिसका जिक्र आज आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट में भी और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत ज्यादा हुआ। एआई पर फोकस रहेगा 2027 में। किस तरीके से फोकस रहेगा वो मुझे मिला नहीं कहीं भी, हमने रिसर्च की काफी। किस तरीके से एआई पर फोकस रखेगी सरकार 2027 तक, वो आप दरअसल यहां पर समझाइए। क्या फ्री सब्सक्रिप्शन देंगे जेमिनाई के देश के युवाओं को? किस तरीके से, कोई योजना बता देते, स्कीम कैसे करेंगे? देखिए रहीम भाई, निश्चित रूप से अगर किसी चीज का डिस्कशन हुआ है, हमारी सरकार में अगर कोई डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, तो उसको एक ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और आज जो है एआई की जरूरत है। एआई जो है बहुत ही मतलब सदुपयोग करने वाली चीज है। इसको जो है युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे वृद्धा हो, हर किसी के लिए बहुत यूजफुल चीज है। क्योंकि आप आज देख रहे हैं कि एआई का जमाना है। भाई कह रहा हूं कि लोग अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। सरकार का मास्टर प्लान क्या है कि लोगों से किस तरीके से यूज करवाना है? नहीं, देखिए रहीम भाई, देखिए मास्टर प्लान भी सामने आएगा, जनता के सामने आएगा। सिकंदर, आप बताइएगा, एआई पर फोकस रहेगा बहुत सुना मैंने, किस तरीके से रहेगा वो समझ नहीं आया था। जी रहीम भाई, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? बिल्कुल, बोलिए। जी, दो चीजें यहाँ पे, चूंकि इस
डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन बनाएं। तो मेरे एग्रीकल्चर की आपने बात की और बार बार जो रिपीट हो रही है चीजें कि क्या हमारे पॉकेट में इनकम बढ़ी है, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि देखिए इंडिया पहले से भी, इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद भी जो है, आजादी के बाद हम कहीं न कहीं एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री रहे हैं। अभी भी अगर आप फिगर देखेंगे तो 45% यानी कि लेस देन 50% या फिर 45 क्लोज आप कह सकते हैं, अभी भी हिंदुस्तान की आबादी जो है वो कहीं न कहीं एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज पे डिपेंड करती है, और वहां से जो जीडीपी आता है वो लेस देन 20% आता है। तो अब आप ये देखिए कि 45% की आबादी से जो जीडीपी का फिगर आ रहा है वो 20% से कम आ रहा है। अब जो है उनका इनकम है जो ऑन एन एवरेज, जो एग्रीकल्चर अगर आप सर्वे देखेंगे आप, तो उसमें इनकम ऑन एन एवरेज 10,000 पर मंथ के आसपास है। एनएसएसओ की रिपोर्ट है जिसमें एग्रीकल्चर जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं वो ये रिपोर्ट करते हैं, हर तीसरा फार्मर जो है अपने फार्मिंग प्रोफेशन को छोड़ना चाहता है। तो जो मैं रिपोर्ट जो देख रहा था एग्रीकल्चर सर्वे, अभी सर्वे का बेसिकली, तो आई वॉज बिट कंसर्न कि अगर एग्रीकल्चर को थोड़ा सा अगर प्रमोट किया जाए, चाहे जैसा आप कह सकते हैं एमएसपी को लेकर के इश्यूज है जो स्वामीनाथन कमेटी की बात आई थी, कॉस्ट प्लस 50% है, या फिर आप यूं कह लें कि जो एग्रीकल्चर केमिकल यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से हम बहुत सारे एग्रीकल्चर के अलग अलग क्रॉप्स को वर्ल्ड में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो जिस तरह से एग्रीकल्चर केमिकल एक्सेस यूज होता है तो बहुत सारे कंट्री हमें बैन कर दिया है। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पे अगर और थोड़ा सा भी फोकस किया जाए तो आई एम वेरी श्योर कि आने वाले वक्त में जो ओवरऑल जो इनइक्वालिटी थोड़ी कमेगी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। ओके, दूसरी चीज एआई की जो बात है, बिल्कुल एआई का इस्तेमाल हर फील्ड में शुरू हो चुका है, चाहे वो आप एग्रीकल्चर को लेकर के हो, एजुकेशन को लेकर के हो, मेडिकल के फील्ड में हो, या फिर आप कह लें कि कोई भी अगर इनोवेशन है उससे रिलेटेड हो, तो एआई को तो कॉमन करना है और करना भी चाहिए। जैसा कि कोविड के दौरान डिजिटल की बात आई थी कि डिजिटल इकोनॉमी के टुवर्ड्स हम मूव करें, एंड डेफिनेटली इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमने कोविड से पहले और कोविड के बाद का अगर आप इंडिया देखने की कोशिश करेंगे तो एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, चाहे वो पेमेंट का मामला हो, ट्रांसफर करने का मामला हो, या फिर जो है आप जिस तरह से इजी टू लर्न है, लोग खुद से भी कर रहे हैं। इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स वो दरअसल मैं ढूंढ रहा हूँ कि एआई पर फोकस रहेगा तो गवर्नमेंट के फोकस क्या रहेंगे, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। वक्त आएगा नेक्स्ट 5 and 10 years में एआई भी बहुत कॉमन। अब अमरदीप, वो जो जिक्र कर रहे थे सिकंदर कुछ देर पहले, आपने वो जिक्र किया कि हमने एक्सपोर्ट किया है लेकिन इंपोर्ट का आपने जिक्र नहीं किया था। फिर सिकंदर ने बताया था कि हम 90 से 95% चीजें अब इंपोर्ट करने लगे हैं। फिर ऐसे में आत्मनिर्भर स्किल इंडिया, उस तमाम चीजें कहाँ चले गई, गायब हो गई? हाँ, आप ये कह लें कि अभी वो एक अमरदीप से, हाँ सिकंदर जी, अमरदीप से ले लेते हैं। जी, हाँ मैं समझ रहा हूँ। आप उसको ये कह सकते हैं कि अभी भी वो ग्रोइंग स्टेज में और वो यूनिकॉर्न नहीं बना है। आप अभी भी अगर आप रेट नहीं, ये तो जब सिकंदर कहानी है कि जब मैं 20 साल पहले 5वीं क्लास में था तब भी मैं सुन रहा था कि हम विकासशील देश हैं, बहुत जल्दी हम ग्रो हो जाएंगे। कब हो जाएंगे ये एक बड़ा मसला। इसीलिए अमरदीप आपसे, एक्सपोर्ट तो बढ़ा दिया, इंपोर्ट उससे भी ज्यादा बढ़ा दिया। देखिए रहीम भाई, जो एक्सपोर्ट बढ़ा है तो डेफिनेटली जो है आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिली है, इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ा है। और आज जिस प्रकार से जो है स्टार्टअप लगा के, करोड़ों स्टार्टअप लगा के इस देश में छोटे छोटे उद्योग से लेके बड़े बड़े उद्योग तक, चाहे वो मेडिकल सेक्टर की बात, 7,000 एमएसएमईज खत्म हुए हैं। आप कह रहे हैं उद्योग लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, फिर आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट पर आ ही नहीं रहे हैं। क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है देश में जो हम बाहर भेज रहे हैं, और कौन सी चीजें हम बाहर से यहाँ आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं ना हम। नहीं रहीम भाई, जो 72% जो है इस देश में जो है एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो कहीं हम लोगों को मजबूती मिली है, जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है, इसलिए हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और हमारी जो है इनकम बढ़ी है। आज जो आप बता रहे हैं कि 90%, डेफिनेटली 90% अगर बढ़ा हुआ है इनकम, जो है हम लोग आयात कर रहे हैं किसी देशों से, तो डेफिनेटली हम लोगों की जरूरतें भी बढ़ी है, इसलिए आयात पहले भी हम इंपोर्ट करते थे लेकिन अब हम डबल रेशो में इंपोर्ट कर रहे हैं। ये है सवाल मेरा। इंपोर्ट हम पहले भी करते थे, वो हर देश करता है, लेकिन अब हम डबल क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहे हैं। नहीं देखिए रहीम भाई, पहले इसको दो पहलू से समझना पड़ेगा। पहला नंबर जो है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा जो है मजबूत हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग मजबूत हुई है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ 70%। श्रीवास्तव जी, ये दर्शाता अब आपका समय, कोई भी इसमें नहीं बोलेगा, रखिए अपनी बात तसल्ली से।
वो दूसरा एक पहलू है कि आपकी और भी जो है डिमांड ठीक है अमरदीप, मार्केट बढ़ता है। समय इजाजत नहीं दे रहा आप। यश श्रीवास्तव रखिए अपने बात, जल्दी। देखिए, आपने पूछा कि भाई एआई की पॉलिसी क्या है, तो आपकी निराशा के लिए मैं बता दूं कि जहां जिस जगह पे आधे से ज्यादा लोगों को एआई का फुल फॉर्म लिखना भी नहीं आता है, उनसे आप एक स्पष्ट नीति की उम्मीद कर रहे हैं और उसका नतीजा आपने देख लिया उनके जवाब में। उसी तरह आपने अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझाने की कोशिश की, तो मुझे बड़ा मजेदार लगा कि 70 सालों में शायद किसी पत्रकार को सवाल समझाने में इतनी तकलीफ नहीं हुई होगी सत्तारूढ़ दल के लोगों को। यही हमारे देश के लिए आईना है। अगर हम अपनी तमाम विफलताओं को किसी भी हालत में दबा के, दूसरों के खिलाफ उल्टा सीधा बोल के और इस देश की जनता का अपमान कर लेते हैं कि भाई 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं था, हमने ही किया है, तो ये देश को एक साफ साफ संकेत है कि असल में क्या हो रहा है। अगर हमारे देश के एमएसएमईज काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमारे देश की शिक्षा विफल है, स्वास्थ्य विफल है, अगर हमारे देश में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बोलने के बावजूद सरकारी स्कूल में बच्चों को रद्दी अखबार पे खाना परोसा जा रहा है, वो भी घटिया, तो ये सब बातें बेमानी है। किसी भी देश ने जिसने भी आगे बढ़ के दिखाया है, उसने पहले अपने मौलिक सुविधाओं को, मौलिक ढांचे को मजबूत किया है। यहां बने बनाए ढांचे को खत्म कर दिया जा रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में चूहे और कुत्ते घूम रहे हैं, तो हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी। आप कितने ही आंकड़े घुमा लीजिए, आप इस सच से नहीं मुकर सकते कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार गिर रहा है, हम अरबों डॉलर के डेफिसिट में हैं, और अगर हमारा इंपोर्ट बढ़ता जाएगा तो हमारी करेंसी कभी नहीं उठ सकती। हमें एफडीआई चाहिए, हमें इंपोर्ट के रिलैक्सेशन के साथ एक्सपोर्ट का रिलैक्सेशन चाहिए। हमारे जल्दी से लास्ट लूंगा, जितनी भी बातें कही है श्रीवास्तव ने, अस्पतालों में चूहे, वो अखबारों में बच्चे खाना खा रहे हैं, 1,06,000 ऐसे स्कूल है जहां पर सिर्फ एक ही टीचर पढ़ा रहा है, ये तमाम चीजें भी इस देश में हो रही है, और शायद ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है। देखिए रहीम भाई, जिस प्रकार से झूठ परोसने का कार्य कर रहे हैं राहुल गांधी जी भी जनता के बीच जाके झूठ परोसते हैं, लेकिन जनता स्वीकार नहीं कर रही है। ये जो चूहे की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, सारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, तो ये राहुल गांधी चुनावी मैदान के चुनाव के समय राजनीतिक लड़ाई दरअसल यहाँ पर शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। लेकिन अमरदीप जाने से पहले वो चीजें हमने, वो जो वीडियोस देखते हैं ना हम भी सोशल मीडिया पर, बहुत कलेजा और दिल में दर्द होता है, दुख होता है, जब बच्चे अखबार पर खाना खाते हैं और एक नोएडा में इंजीनियर डूब के मर जाता है, हम बचा नहीं पाते हैं। ये तमाम चीजें भी इस देश में हो रही है, ग्राउंड जीरो भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। अब दर्शकों को बताते चले, आज संसद के बाहर खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री ने और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने हमें तसल्ली से बताया कि अच्छे दिन आ चुके हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है अपने आसपास के माहौल को टटोलिए, देखिए अच्छे दिन किस घर में शुरू हो चुके हैं, और आपके घर में शायद अच्छे दिन आ गए तो बहुत बहुत मुबारकबाद। विभाग मुंसिफ में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लूंगा इजाजत। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।